हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले कानपुर इन रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पे रिवोल्ट क्यों होता है, किसकी लीडरशिप में होता है और इसका सप्रेशन किसने किया। इतना मैसिव या इतना ब्लडियस्ट सप्रेशन देखने को मिलता है कि हम इसको बोलते हैं कानपुर मैसेकर 1857। क्या है ये, इसको हम डिटेल में जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। कानपुर मैसेकर 1857, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी कहानी है वो कहानी जुड़ी हुई है मराठास के साथ। मराठास से कैसे, पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं और जानते हैं। जब हम बात करते हैं 18th सेंचुरी की, इस टाइम पे हमें मेनली तो तीन पावर देखने को मिलती है। एक पावर है जिसको हम बोलते हैं मुगल्स, एक है मराठास और तीसरे हैं मैसूर। ये तीनों बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। इसमें मुगल्स ये तो बहुत वीक है क्योंकि लेटर मुगल्स हैं और इनको तो शौक सिर्फ एक ही चीज़ का है, 3W का, वाइन, वेल्थ और विमेन। तो ये तो वैसे ही ख़त्म है। ये दो पावर बसती हैं, एक मैसूर बसता है और एक मराठा बसता है, ठीक है। जब हम इनकी बात करते हैं तो मैसूर और मराठास, इन्होंने एक टाइम ऐसा आया जिस टाइम पे इन्होंने दोनों के साथ लड़ाई करना शुरू किया। 1775 के बाद ये जो पीरियड है, यहाँ से 82 में इन्होंने मराठा से भी लड़ाई करना शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं। और इन्होंने मैसूर के साथ भी लड़ाई करना शुरू किया। तो एक टाइम पे दोनों के साथ बैटल कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या सोचा कि भाई एक साथ दोनों के साथ लड़ना तो बेकार है, हम एक काम करते हैं, एक एक करके मारना शुरू करते हैं। तो इनका टारगेट पहले है मैसूर। इन्होंने मैसूर को टारगेट किया और मराठास को बोला कि भाई तुम हमारे भाई हो। इनके साथ में फ्रेंडशिप की, फ्रेंडशिप, और वो फ्रेंडशिप की ट्रीटी करके इनके साथ एक ट्रीटी कर ली जिसको बोला गया ट्रीटी ऑफ सालबाई। इस ट्रीटी ऑफ सालबाई में ये बोला कि आज से हम और आप दोनों फ्रेंड हैं, दोनों साथ बैठेंगे उठेंगे, कोई डिस्टरबेंस हमारी तरफ से आपको नहीं होगी। अगर आपको हमारी ज़रूरत पड़े तो हम आपके साथ में खड़े होंगे। इस तरीके से इनको अपने फेवर में लेके आए। मैसूर, इसके ऊपर पूरा टारगेट कर दिया, पूरा फोकस मैसूर पे। 1799 ये वो पीरियड है जिस टाइम पे मैसूर को ख़त्म किया गया। और जैसे मैसूर ख़त्म हुआ, अब इनके लिए एक फ्रंट बचा और वो फ्रंट कौन है? मराठास। तो मराठास के पास में अभी तक तो ये दोस्त बोल रहे हैं कि हम आपके दोस्त हैं, हम आपके दोस्त हैं। लेकिन जैसे ये हुआ, मैसूर ख़त्म हुआ, मैसूर ख़त्म होते ही ये पहुंच गए मराठास के पास कि अब आपकी जो भी पावर है वो हमें दे दो। मराठास के लिए तो एकदम से शौक वाली बात होगी ना, भाई कल तक तो आप दोस्त दोस्त कर रहे थे। बोले नहीं, अब एक काम करो, क्योंकि अब सब खत्म हो गया, अब आप बचे हो, आपको ख़त्म करना है बस। तो 1802 में इन्होंने मराठास के साथ में सब्सिडरी अलायंस किया। सब्सिडरी अलायंस, एक तरीके से अपना पपेट बना लिया, अपने कोर्ट में, इनके कोर्ट में अपना बंदा बिठा दिया, ठीक है। आर्मी है वो अपने कंट्रोल में ले ली। तो यहाँ पर जब मराठास की बात करते हैं तो जैसे हम बोलते हैं ना कि मुगल्स में बादशाह होता है, ऐसे ही मराठास का जो लीडर होता है, लीडर, उस लीडर को हम बोलते हैं पेशवा, ठीक है, ठीक है। तो ये कहानी यहाँ पे चल रही है। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होती है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होती है। 1816-18 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर देखने को मिलती है। इसमें मराठास हार जाते हैं और जैसे मराठा हारे तो पूरी की पूरी पावर अब ब्रिटिशर्स के हाथ में है। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे लास्ट इन्होंने बोला कि देखो अब आपका कुछ नहीं है। मराठास थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं पूरी तरीके से। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे जो लास्ट पेशवा है उसको बुलाया, दैट इज़ नोन एज बाजीराव टू। बाजीराव टू, इसको बुलाया कि भाई आ जाओ, अब आपके साथ में कुछ डील कर लेते हैं और आप उनके ऊपर साइन कीजिए।
अब बाजीराव टू को बोला गया कि बताओ क्या क्या बात है, तो इनको बोला कि आपके बाद में आप वो लास्ट पेशवा, आज से आपके बाद कोई और पेशवा नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको हम पेंशन देंगे और वो पेंशन होगी आपको 8 लाख रुपीज़, ठीक है। और आप देखो मराठाज हैं, ये सतारा वाले रीजन में, महाराष्ट्र वाले रीजन में रहते थे। इनको बोला गया कि भाई सुनो, यहाँ पे तो आपका एरिया है, यहाँ पे तो लोग आपको पेशवा पेशवा करते हैं, आप इस टेरिटरी को छोड़ो, क्योंकि क्या होगा अगर टेरिटरी में रहेगा तो ये कल को लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, यूनिटी ला सकते हैं लोगों में, जिसकी वजह से अगेन टाइम रिवोल्ट कर सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। तो ये क्या करते थे, ये लोगों को उठाते थे और ऐसी जगह पे भेजते थे जहाँ पे इनको कोई जाने ही ना, ये एज ए कॉमन पर्सन वहाँ पे जाके रहना शुरू करे। तो इन्होंने बाजीराव टू को बोला कि आप यहाँ से उठिए और आप कानपुर चले जाओ, कानपुर, ठीक है, और आप एक सिंपल लाइफ जीना शुरू करो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि बाजीराव टू जो महाराष्ट्र वाले रीजन में थे वो यहाँ से उठते हैं और कानपुर चले जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे इनको कोई नहीं जानता। तो ये चले गए। अब इनका कोई भी एक्चुअल सन है नहीं, इन्होंने एक अडॉप्टेड सन लिया, इनका एक अडॉप्टेड सन है, दैट इज नोन एज धोंदू पंत, धोंदू पंत, जिनको हम नाना साहिब भी बुलाते हैं, नाना साहिब, ठीक है, ठीक है। इनकी सेवा कर रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, आराम से गुजारा कर रहे हैं। हुआ क्या होता है 1851, जिसमें डेथ हो जाती है। किसकी डेथ हो गई? बाजीराव टू की। 1851 में बाजीराव टू की डेथ हो जाती है। जैसे बाजीराव टू की डेथ हुई, अब कंडीशन आ गई। क्या कंडीशन आ गई? आगे से कोई भी पेशवा नहीं होगा, आपकी पेंशन जो थी वो भी बंद हो जाएगी। अब इनका जो बेटा है दैट इज धोंदू पंत, अब ये क्या करेगा? डिमांड करेगा। किस चीज़ की? कि भाई मुझे पेशवा बनना है, मेरे फादर के पास में पेशवाशिप थी तो मुझे भी पेशवाशिप चाहिए। दूसरा, मेरे फादर को पेंशन मिलती थी, इसका हक मेरे को भी है तो मुझे भी मिलनी चाहिए। इसने ये चीज़ें डिमांड करनी शुरू की। उसी टाइम में आप दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी को देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आए हुए हैं वो कौन है? वो डलहौजी है, वो डलहौजी है। इसने क्या बोल रखा है कि जिसकी एक्चुअल या रियल संतान नहीं है वो उससे एम्पायर ले लिया जाएगा या फिर उसका टाइटल ले लिया जाएगा। अब धोंदू पंत ये तो अडॉप्टेड है, धोंदू पंत है ये तो अडॉप्टेड है, तो एक तरीके से इसके ऊपर भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा दिया कि भाई अब से जो आपको पेंशन मिलती थी वो ख़त्म, आपके फादर को जो पेशवाशिप मिली हुई थी वो भी ख़त्म। इसने डिमांड की कि भाई नहीं मुझे मिलनी चाहिए, डलहौजी ने इसको मना कर दिया कि जाओ जाओ हटो, ख़त्म, ये पैसे अब हमारे हो गए। धोंदू पंत ने एक बंदे को अपॉइंट किया, एक बंदा है इनका दोस्त है, दैट इज नोन एज अजीमुल्ला खान, अजीमुल्ला खान। इसको बोला कि आप मेरे बिहाफ पे, आप मेरा जो केस है इसको लेके आप इंग्लैंड जाइए और इंग्लैंड जाके इस चीज़ का मुद्दा उठाइए कि भाई देखो ये हकदार है और इसे ये मिलना चाहिए, और आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है दैट इज़ डलहौजी, ये उस चीज़ को मना कर रहा है, आप हमें ये राइट दीजिए जिसकी वजह से हम पेंशन और पेशवाशिप ले पाए। इंग्लैंड में भी इनको मना कर दिया कि बोले नहीं नहीं मिलेगा, ये ख़त्म, हटाओ इसको। अब इनके अंदर आग होगी कि भाई ये क्या हुआ हमारे साथ में, हमारी पावर चली गई है, तो इनको बुरा लगेगा। तो इनके लिए अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई? बेकार, कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाओ। इनका पर्सनल इशू हो गया कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको हटाना है, ठीक है। इन्हीं का फ्रेंड है नाना साहिब है, नाना साहिब प्लस धोंदू पंत, इन्हीं को हम नाना साहिब भी बुलाते हैं। धोंदू पंत और नाना साहिब एक ही है, ठीक है। इनका फ्रेंड है तात्या तोपे, और तीसरे
अजीमुल्ला खान। अब ये तीनों बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं कि हमें ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाना है, हमें इनको हटाना है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इनिशिएशन कहाँ से हुआ, शुरुआत कहाँ से हो। तो ये वेट कर रहे हैं और ये वेट करते करते पहुँचते 1857 में। और 1857 में आपको भी पता है कि शुरुआत हुई बैरकपुर में मंगल पांडे से। मंगल पांडे ने यहाँ पे रिवोल्ट की आवाज़ उठाई और जैसे ही इनको पता चला कि इस तरीके का इंसिडेंस हुआ है तो इन्होंने डिसाइड किया कि हमें थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए हमें। अब टाइम क्यों चाहिए? क्योंकि आप लोगों को इकट्ठा करोगे, आप अकेले तो लड़ नहीं सकते इनसे, तो आपको क्या करना होगा, लोगों का कलेक्शन चाहिए, आपको ग्रुप चाहिए। उसके लिए ये कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। और 31 में हम डिसाइड करते हैं 1857 को कि हम सभी मिलकर रिवोल्ट करेंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे। अब ये टाइम ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनको चाहिए मास मोमेंट। ये चाहते थे कि लोग इकट्ठे हो इनके साथ में आके, ठीक है, लोगों से जाके बात करें। लेकिन हुआ क्या? डेस्टिनी कुछ और ही चाह रही है। क्योंकि हमने देखा अप्रैल में 10 मई को रिवोल्ट होना शुरू हो गया। 10 मई को जो रिवोल्ट ये डिसीजन लेके कर रहे थे, ये सोच रहे थे 31 मई को हम रिवोल्ट करेंगे, लेकिन हो क्या गया, 10 मई को ही शुरू हो गया। और जून आते आते हमने देखा 4 जून, हमने लास्ट में भी देखा अवध में आग लग गई। अवध में जो हमें देखने को मिलता है बेगम हजरत महल, उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से अब इन्होंने देखा कि भाई अब हमारा शांत बैठना ठीक नहीं है, अब हमें भी अब इसमें कूदना चाहिए, हमें भी रिवोल्ट करना चाहिए। और इन्होंने 5 जून 1857 रिवोल्ट करना शुरू किया। मतलब हमें कानपुर में 1857 5 जून को रिवोल्ट देखने को मिलता है, जो यहाँ पे शुरू होते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गई कहानी? अब यही चीजें हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पे गवर्नर बैठे हुए हैं, दैट इज नोन एज व्हीलर। इन्होंने मारकाट करना शुरू कर दिया, रिवोल्यूशनरीज को खड़ा किया। व्हीलर जो एज ए गवर्नर यहाँ पे है, ये देख के ये सब चीज़ें भागना शुरू करता है और वहाँ पे कानपुर में फोर्ट है, उस फोर्ट में जाके छुप जाता है। और वहाँ पे ये अपने चारों तरफ आर्मरीज इकट्ठा करना शुरू करता है कि भाई इकट्ठा करो, लोगों को इकट्ठा करो, साथ में तोप है वो लगा दो, ताकि कोई भी आए बस उसको ख़त्म करना है। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि रिवोल्यूशनरीज है, इनके सामने बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज आते हैं और वो मारकाट करना शुरू करते हैं। तो इन्होंने सरेंडर किया। व्हीलर जो कि वहाँ पे एज ए गवर्नर बैठा हुआ है, इसने सरेंडर कर दिया इनके सामने, रिवोल्यूशनरीज के सामने। जैसे सरेंडर किया तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमें पेशवा मानिए। मतलब ये कानपुर वाले रीजन में अब नाना साहिब बोल रहे हैं, अब आपने सरेंडर किया है, ठीक है, ये जो फोर्ट है, इस फोर्ट का कंट्रोल अब हम लेते हैं, अपने कंट्रोल में लिया फोर्ट को, और इसके ऊपर एक वाइट फ्लैग लगा दिया कि अपना झंडा फहरा दो, अपना परचम लहरा दो यहाँ पे कि ये गढ़ है, ये हमारा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है नाना साहिब ने कंट्रोल लिया फोर्ट का और इनको कैप्चर कर लिया, सरेंडर किया। जैसे व्हीलर ने सरेंडर किया तो इन्होंने बोला कि ठीक है, आप हमें पेशवा मानिए, हम आपको छोड़ देंगे। उनका ठीक है, हम आपको पेशवा मानते हैं, आप हमें छोड़ दीजिए। तो इनकी रिक्वेस्ट पे हमें देखने को मिलता है कि ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ लोगों को, प्लस कुछ उसमें बच्चे हैं, कुछ उसमें विमेंस हैं, इन सबको बिठा के नाना साहिब ने बोला कि भाई ये काम करो, इनको जाने दो, क्योंकि ये शरीफ लोग हैं, हम इनको छोड़ते हैं, इनको आज़ाद करते हैं। ठीक है, इनके साथ में हम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है कि जैसे वो मार काट करते हैं कि कोई भी आए उसी को मार दो। हम इनके ऊपर रहम बरसेंगे, इनको जाने दो, इनकी कोई गलती नहीं है और ये हमें पेशवा मान रहे हैं, तो हम इनको छोड़ देते हैं। दरिया दिली दिखाई। ये जैसे वहाँ से निकले
तो हमें देखने को मिलता है दो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। अभी तक नाना साहिब जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि हमें फोर्ट मिल गया, हमें पेशवाशिप मिल गई, अब हम अपने आप को एक्सपेंड करेंगे, और वो धीरे धीरे करेंगे लोगों को इकट्ठा करके। ठीक है, अब हुआ क्या, ऐसे में हमें दो इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। और वो क्या, पहला इंसिडेंस हमें देखने को मिलता है कि जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं, बच्चे, जो विमेन्स हैं, इनको नाव में बिठा के, एक बोट में बिठाया नाना साहिब ने, और इनको बोला गया आप चले जाओ। और वो गंगा नदी के घाट से, गंगा नदी, इसका एक घाट है दैट इज नोन एज सती चोरा, सती चोरा, सती चोरा घाट। इस घाट से ये बोटिंग करते हुए जाने लग रहे हैं। और ये सारी घटना किसने देखी, रिवोल्यूशनरीज ने। रिवोल्यूशनरीज देख रहे हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि, उनको लगा कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये भागने लग रहे हैं, बच के भागने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता था कि एक्चुअल में इनको नाना साहिब ने भेजा है। ठीक है, इनको लगा कि ये तो भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनके ऊपर अटैक किया, और अटैक करके इन सभी को मार दिया। इनमें एक विमेन बसती है दैट इज नोन एज हेरसेट करके, कुछ ऐसी एक विमेन है जो यहाँ पे स्टेट हेरसेट, हर टेस्ट या कुछ ऐसा नाम है, आप एक बार प्लीज़ इस नाम को चेक कीजिएगा। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारी रिक्वेस्ट की कि नाना साहिब एक्चुअल में गलत नहीं थे, उन्होंने ही हमें भेजा है, लेकिन यहाँ पे इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इस तरीके का हमें एक इंसिडेंस देखने को मिलता है सती चोरा। ठीक है, दूसरा एक और इंसिडेंस होता है कि कुछ लोग और हैं, जैसे विमेन्स हो गए, चिल्ड्रन हो गए, इनको बोला गया कि आप हमारी केयर टेकिंग में हो। नाना साहिब ने बोला है कि आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से रहिए, जब तक मामला शांत नहीं हो जाता है आप हमारी देखरेख में हो। ठीक है, आपको खाना मिलेगा, रहने सहने के लिए सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आप यहाँ पे रहिए, आराम से रहिए, अब से हम राजा है। ठीक है, एक तरीके से यही हुआ। लेकिन इनकी केयर टेकिंग में एक लेडी को रखा गया, हुसैनी खानूम। ठीक है, इनको रखा गया कि आप इनकी देखरेख करेंगे, इनका ध्यान रखेंगे, कोई भी प्रॉब्लम इनको नहीं होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि वहाँ पे कुछ कहते हैं डिजीज़ आ गई या कुछ इस तरीके का इंसिडेंस हुआ कि खाने में कुछ मिला दिया, तो कुछ लोग यहाँ पे मर गए, और बगल में ही कुआं था, तो मरे हुए लोगों को उठा के इन्होंने कुएं में डाल दिया। इस तरीके की हमें यहाँ पे एक घटना देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं बीबी घाट, बीबी घाट या फिर बीबी गढ़ भी बोल देते हैं, बीबी गढ़ इंसिडेंट्स। ठीक है, तो ये दो इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं, एक सती चोरा घाट, दूसरा बीबी गढ़ इंसिडेंट्स। इन दोनों इंसिडेंट्स का ब्लेम एट लास्ट किस पे जाके गिर गया, नाना साहिब के ऊपर, कि आपने हमारे कुछ मासूम लोगों को जिनका कोई फॉल्ट नहीं है, आपने उन लोगों को भी मार दिया। ठीक है, और इसी के हमें देखने को मिलता है, क्योंकि सप्रेशन में हमें देखने को मिला कैंपबेल, जो कि पीछे से आने लग रहे हैं, अवध का सप्रेशन करके आए हैं, वहीं सप्रेशन करते हुए हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कैंपबेल वहाँ पे पहुँचते हैं और वो इतने बुरी तरीके से, या हम ये कहें ब्लडियस्ट मारकाट करता है, इतनी बुरी तरीके से मारकाट करता है कि लाशों के ढेर लगा देता है। ठीक है, और पूरी तरीके से इसने सप्रेशन किया इस रिवोल्ट को, और जैसे इसका सप्रेशन होता है हमें देखने को मिलता है इतना ब्लडियस्ट था कि हम इसको नाम देते हैं मैसेकर। ठीक है, कानपुर मैसेकर, इसके लिए इसको बोला जाता है कानपुर मैसेकर। पॉइंट क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर हो गया। कानपुर मैसेकर 1857, इससे रिलेटेड आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली आपको याद रखनी है, ये 1857 में होता है और इसकी लीडरशिप नाना साहिब करते हैं, नाना साहिब। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सप्रेशन किसने किया, कैंपबेल ने।
कैंपबेल। इसी में आपको 2 इंसिडेंट्स याद रखने हैं। पहला इंसिडेंस हमें देखने को मिलता है सती चोरा और दूसरा बीबीगढ़। ये 2 इंसिडेंट्स आपको याद रखने हैं। इस रिवोल्ट के बाद में क्या होता है, नाना साहिब ये भाग जाते हैं, नेपाल चले गए। ये नेपाल चले गए, वहीं पे इनकी डेथ हो जाती है। जैसे हमने देखा अवध वाले रीजन में, वहाँ पे भी जो बेगम हजरत महल है वो भी भाग के वहीं नेपाल जाती है, वहीं पे उनकी डेथ होती है। उसी तरीके से नाना साहिब भी है जो नेपाल भाग जाता है। तात्या तोपे थे, ये भागना शुरू करते हैं और तात्या तोपे भागते भागते पहुंच जाते हैं कहाँ पे, झांसी, जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई रिवोल्ट कर रही है, उनके साथ जाके ये मिल जाते हैं और वहाँ पे फिर दोबारा से ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट खड़े होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का हमें रिवोल्ट देखने को मिलता है, कानपुर रिवोल्ट 1857। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।